हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स से उन क्वेश्चंस को बताने वाला हूं जहां से क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% फिक्स है कि पूछा जाएगा। जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के, लगभग 14 चैप्टर्स होंगे। इन 14 चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा वो सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो चाहे आपने बेसिक मैथमेटिक्स लिया हुआ हो या तो फिर आपने स्टैंडर्ड ही क्यों नहीं लिया हुआ होगा, या फिर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो या फिर किसी दूसरे स्टेट बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ते हो, आप कोई सा भी स्कूल में पढ़ रहे हो, सीबीएसई स्टेट बोर्ड हो, बेसिक लिया हो, स्टैंडर्ड लिया हुआ हो, सबका क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर लेना। ये 2025-26 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल ये वाली वीडियो आपकी रहने वाली है। तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर वाइज यहाँ पे हम समझते हैं। और इसके बाद जल्द ही आप लोग के लिए मैथमेटिक्स की भी जो पेपर लीड की वीडियो है वो आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कल तक की जो पेपर लीड की वीडियो है साइंस की भी अपलोड कर दूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी मैं वहाँ पर जल्द ही दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है मैथमेटिक्स का, वो है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर से ऐसे तो कुछ क्वेश्चन हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को खुद भी पता रहता है कि ये परीक्षा में आएंगे। लाइक ये √3 या √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके दिखाओ। ये तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। साथ ही ये भी किसी के स्कूल में पूछा जाएगा, √2 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका फिक्स पूछा जाएगा। ये 100% गारंटीड है, फिक्स है, 100% गारंटीड है। इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा। हो सकता है दोनों भी पूछ दिया जाए, ठीक है, लेकिन एक पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। अब होता क्या है कि जैसे हर स्कूल का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो आप 90% एक्सपेक्ट रख सकते हो कि 90% स्कूलों में ये दोनों क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर जैसे 10% कुछ स्कूल ऐसे हो गए, कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो इनमें से कोई एक क्वेश्चन नहीं दिया, तो फिर वो जो स्कूल है वो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि बताओ ये कैसे जो है ये कंपोजिट नंबर है, अपने आंसर्स को जस्टिफाई करो। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद एक नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपका एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे आपसे यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ आपसे एचसीएफ पूछा गया है इसका। अब जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो लोवेस्ट पावर होता है हम वो लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर a का पावर 3 और a का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो a का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 पावर नहीं लेते हैं। और b का पावर 5 और b का पावर 2 में जो लोवेस्ट पावर है वो है 2। तो ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। इसी में अगर हमें सपोज करो एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। तो जब एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो एलसीएम में क्या होता है कि हम बड़ा पावर लेते हैं। जैसे a का पावर 3 और a का पावर 1 में जो बड़ा पावर है वो तो है a का पावर 3, और b का पावर 5 और b का पावर 2 में b का पावर 5 जो है वो बड़ा है। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम जो है निकालते हैं, और इस तरह से रिलेटेड एमसीक्यू में खास करके एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी में ये क्वेश्चन मिस कर गया, किसी स्कूल में हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि सारे स्कूल में सेम का सेम क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। और ये जो क्वेश्चन है इस साल सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर पे भी दिया हुआ है, लेकिन असर्शन रीजन में इस तरह के क्वेश्चन को सीबीएसई ने शामिल करा है, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। क्वेश्चन 100% यहां से आपका पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर ही कर लेना, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये भी आपका 100% फिक्स है, पूछा जाएगा। 90% स्कूलों में, 90% स्कूलों में ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद देख लेना आंसर 3 आएगा। और वही एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देख लो, एलसीएम एचसीएफ से ही रिलेटेड है। जो भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे ना इस चैप्टर से, वो एचसीएफ और एलसीएम से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। और एक जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर
2 मार्क्स में या फिर हाँ 2 मार्क्स में शायद पूछा गया है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में ही ये वाला क्वेश्चन जो है डाला गया है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी एससीएफ निकाल के क्वेश्चन जो है सॉल्व करा गया है और इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो आंसर है 15 आया हुआ है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर 1 से आने वाला है। चैप्टर 1 से ये 11 क्वेश्चन है और ये 11 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, आप कोई सा भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कोई सा भी बोर्ड देने वाले हो, सब में ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 100% गारंटी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, फिक्स है आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर क्या है? सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। अब देखो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो दे रहा हूँ, साथ ही साथ हर एक चैप्टर से जो भी फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला का आपको यहाँ पर रिवीजन भी आपको मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। सारे चैप्टर के फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स है, इससे यहाँ पर फॉर्मूला, चैप्टर 1 से ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया हुआ है। पॉलिनोमियल से कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, या फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। इसमें क्वेश्चन कहाँ से रहता है? सम ऑफ जीरो से रिलेटेड रहता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से रिलेटेड रहता है। सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब अगर हम एक जीरोस अल्फा मान ले और दूसरा जीरोस बीटा मान ले तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगर हम एक जीरोस अल्फा और दूसरा जीरोस बीटा मान ले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। किस तरह का क्वेश्चन आएगा आगे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। और कभी कभी क्या होता है परीक्षा में आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बोला जाएगा कि फॉर्म करो, जिसके लिए हो सकता है आपको जीरोस दे दिया जाए, इस तरह से अल्फा बीटा बोल देगा कि ये जीरोस है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करो, या तो फिर हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में आपसे सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और फिर बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करो। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएगा। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन जो है 100% ये गारंटीड है, 100% गारंटीड है कि एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में ग्राफ से रिलेटेड रहेगा। तो ग्राफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है। जैसे यहाँ पर आपसे देखो एक फिगर जो है पूछा गया, बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक ये जो है इस पोलिनोमियल को दिखा रहा है, जो ग्राफ इस पोलिनोमियल को दिखा रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए ग्राफ का एक छोटा सा रूल याद रख लेना कि जब भी ग्राफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है तो इसमें ए का जो वैल्यू होता है वो जीरो से बड़ा होता है, और अगर ग्राफ जो है इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है तो ए का जो वैल्यू होता है जीरो से छोटा होता है, मतलब ए का वैल्यू नेगेटिव होता है। ये जो ए है ना, इसी ए की बात की गई है। अगर ए मान के चलो -2 रहा, -2x², तो जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। समझ में आया? जीरो से छोटा ए का वैल्यू रहा तो ग्राफ मेरा डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड। समझ में आया ना? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर देखो फिगर जो है, फिगर को हम थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर दे इधर, तो ये जो ग्राफ बना है ये डाउनवर्ड्स पैराबोला बना है, डाउनवर्ड्स बना है। अगर ऐसे रहता तो ये ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ये आंसर होता, क्योंकि जब ये डाउनवर्ड्स बन गया है तो इसका आंसर ये वाला होगा, ए इज लेस देन 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? आगे बढ़े, एक मिनट। अब इसके क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। सबसे पहले तो इसमें जीरोज निकालने के लिए सीख लेना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जीरोज है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल आपको पढ़ना नहीं है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज एक बार फाइंड करने के लिए सीख लेना कैसे हम लोग बनाते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी काम दे देगा। जैसे इसका पहले हमें जीरोज फाइंड आउट करना है, देन इसके बाद वेरीफाई करने के लिए सीख लेना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स। अब कहने का मतलब वेरीफाई कैसे करते हैं, जैसे जीरोज हम मान के चलो 2 निकाल लिए, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू 3 निकाल लिए, जीरोज यही होगा, ठीक है। एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब जब वेरीफाई करना होगा तो एक बार हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, जिसका जो आंसर होगा वो -b/a के इक्वल आएगा, मतलब 2 + 3 करेंगे तो ये 5 जो होगा वो -b/a के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, ये सब पता होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है ना। तो इसको एक कर लेना, ये भी क्वेश्चन 90% स्कूलों में ये भी जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, 100% ये भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाएगा।
इसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, जिसमें अल्फा और बीटा जो है ये जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। जैसे ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आप डायरेक्टली पहले जीरोस फाइंड आउट कर लो और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हुए फिर अल्फा जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो अल्फा बीटा का वैल्यू होगा, यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व कर दो। एक तरीका हो गया। लेकिन उस तरीका से अगर नहीं बना के दूसरा तरीका अगर आप यूज करना चाहते हो, जो कि सही तरीका रहेगा, वो ये है कि इसका एलसीएम ले लो, जो कि हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा अल्फा। और अल्फा बीटा का जो भी फॉर्मूला होता है -b/a, तो यहाँ पे -b/a करेंगे तो यहाँ से 5/6 निकल जाएगा, और अल्फा बीटा करेंगे तो 4/6 निकल जाएगा। ठीक है ना, -4/6 निकलेगा। तो यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली देखो, बहुत ही इजीली जो है हम यहाँ पर इसका जो वैल्यू है फाइंड कर लिए कि -5/4 होगा। तो इस तरह से इजीली आप आंसर्स को निकाल सकते हो। मैं आपको तरीका भी बता दे रहा हूँ कैसे आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर इसका एक जो जीरोज है अगर दो दे रखा है तो के का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का भी जो एक क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस में खास करके पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। एक जीरोज अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर दे रखा है 2, तो आपको करना क्या है, इस 2 को यहाँ पर पुट कर देना है जहां जहां पर भी x है। जैसे यहाँ पर आपने 2 पुट कर दिया तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 पुट कर दिया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस के और बराबर 0 कर देना, 6 4 10 हो जाएगा, इधर आके के का वैल्यू हो जाएगा -10। तो बस ये आपका के का वैल्यू निकल गया। तो बहुत ही इजीली हम इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पर पी की वैल्यू पूछा जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि एक जो रूट है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 6 टाइम्स है दूसरे रूट के। कहने का मतलब है, अगर मान के चलो अल्फा अगर हमने एक रूट अल्फा मान लिया तो दूसरा जो रूट होगा बीटा, दूसरा जो रूट होगा वो इसका 6 टाइम्स है, यानी कि 6 अल्फा हो जाएगा। और देन इसके बाद फिर आपको वही सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेनी है। इजी है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर भी आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ से जीरोस फाइंड कर लेना, मतलब x की वैल्यू निकाल लेना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसमें वेरीफाई भी आपको करके दिखाना है, जो कि मैंने ऊपर में बताया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग -2 एंड -5 एज इट्स जीरोज इज। अब इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है, तो जब नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स कोई भी जीरोज दिया हुआ हो और आपसे फाइंड करने के लिए पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना उसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्व होगा। इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे हम पोलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर बोला गया है कि अल्फा बीटा जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इजी है। यहाँ से भी पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स निकाल लेना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, -b/a, तो यानी कि 4/1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, -b/a तो माइनस प्लस 4/1 हो जाएगा। ओके, यानी 4। इसी प्रकार से आप चाहो तो अल्फा बीटा भी निकाल के दिखा सकते हो, जो कि क्या होगा, c/a, c के जगह पे k है तो k/a x² कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि नीचे 1 होगा, तो 1 नीचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ भी सकते हैं, यही हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है ये यहाँ पर आपका दे रखा है 8। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ पर 2 अल्फा हो गया, ये 8 4 12 हो गया, ये काटेंगे तो 6 बार में कट गया। अल्फा की वैल्यू निकल गई, बीटा की वैल्यू निकालना रहेगा, यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा बीटा यहाँ पे पुट कर दोगे, बस के की वैल्यू निकल जाएगी। इजी है, बन जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपसे यहाँ पर बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करो जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है वो दे रखा है। मतलब सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दे रखी है। अब देखो, मैंने अभी आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ऊपर में बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं जब भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज का जो वैल्यू आया -3, यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा बीटा यहाँ पे पुट कर दो, सिंपली इसको सॉल्व कर दो, आंसर इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है ये 2 और -3 दे रखा है तो a और b की वैल्यू क्या होगी। देखो ये भी क्वेश्चन इजी है, यहाँ पर भी आपको पहले सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा बीटा निकाल लेना है, ठीक है। फिर सॉल्व करोगे तो फिर जो भी आंसर है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो दे रखा है, यहाँ पर 2 - 3 पुट करोगे, सॉल्व करना, ए और बी की वैल्यू इजीली निकल जाएगा, आसान है, कर लोगे। चलो, तो इतने क्वेश्चन आपको पोलिनोमियल चैप्टर से करने, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, जो भी मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर करवाया है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन और आपका इस चैप्टर से नहीं आएगा। मैं आपको ये 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100% फिक्स है। जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आप लोग करवाया हुआ हो, चाहे आपका कोई भी स्कूल होगा, हर एक स्कूल में वो क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिक्स है, ठीक है। तो वो कर लेना। चलो तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा, ये 100% कन्फर्म्ड है। इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग में आपको ये जो टेबल दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको ये वाला टेबल रट लेना है, रट लेना है, याद नहीं करना, रट लेना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस तरह का टेबल से क्वेश्चन रह सकता है या 2 मार्क्स में भी रह सकता है। लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो या तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा या तो 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर जाता है, और इसका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली इसमें एक ही सॉल्यूशन निकलता है, यानी इसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलता है ना, इसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 रहे तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ग्राफ में लाइज करता है, और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसमें होता है। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकलता है, ग्राफ जब हम इस बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इसका होता है नो सॉल्यूशन, इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पर आपको मैं ये क्वेश्चन देख लो, जो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो ये आप 2 मेथड से निकाल सकते हो, आपने पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दोनों सीख कर जाना। कोई सा भी मेथड से आप इसमें x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका x और y की वैल्यू निकालने से रिलेटेड रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, ये अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पेपर में छपकर आने वाला है, 100% फिक्स है, ये क्वेश्चन आपका आएगा। देख लेना, जब क्वेश्चन पेपर आप एग्जामिनेशन दे दोगे, क्वेश्चन पेपर आके मिलाना, ये पेपर आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पेपर में आने वाला है, ग्राफिकली से रिलेटेड आपको सॉल्व करने के लिए एक नई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना। जब इसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो एक्स एक्सिस को लेकर ना इस तरह से ना यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 ग्राफ बन गया तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, इसका एरिया भी निकालना होगा। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज होगा 1/2 बेस गुना हाइट, और फिर इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम निकाल सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये देख लो, कोइंसिडेंस यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये वाला लॉजिक लगा दो, और यहाँ पे जो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई है ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इसको भी कर लेना, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब जैसे कि मैंने शुरू में बोला था टेबल याद करने के लिए, तो इस तरह से आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से रह सकता है, बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या फिर इंटरसेक्टेटिव पॉइंट है कि पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कर लेना, तो वो टेबल याद रहेगा तो ये क्वेश्चन तो इजीली, वो सब जो क्वेश्चन है वो इजीली आप कर ही सकते हो। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये तो सिंपल जैसा क्वेश्चन रहता है वैसे ही है, नहीं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, फिर उसी दोनों इक्वेशन को हम घटाएंगे, फिर उसको सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सीख लेना, ये क्वेश्चन भी 90% चांस है कि स्कूलों में आपका पूछा जाएगा।
देन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि इस चैप्टर से आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ से बारी आती है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस की। देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे। देखो क्वेश्चन जो रहता है वर्ड प्रॉब्लम में इस चैप्टर से ज़्यादा चांस रहता है कि आपका जो एज वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाए। तो एज वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा, इसको एक कर लेना, ठीक है। ये भी एक एज वाला क्वेश्चन है, इसको करना, ठीक है ना। तो एक तो क्वेश्चन एज वाला रहता है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो डिजिट्स इंटरचेंजिंग या फिर रिवर्सिंग जो डिजिट जो बोलते हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है, रिवर्सिंग द डिजिट से रिलेटेड। तो यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको करना। वर्ड प्रॉब्लम में ये तीनों क्वेश्चन आपको करना ही करना है। किसी स्कूल में ये आ जाएगा तो किसी में ये आएगा, किसी में ये आएगा, इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। कर लेना आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। फिर ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है इस साल ऑफिशियली जो निकाली गई है। यहाँ पर देख लो कंडीशन वही बोल दिया गया है कि ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो दोनों हो सकता है, या तो वो जो लाइन होगा कोइंसिडेंस भी कर सकता है, या तो फिर वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। कोइंसिडेंस कर सकता है या तो इंटरसेक्ट कर सकता है। तो वो फॉर्मूला आप यूज़ करके यहाँ से के की वैल्यू को आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। पैरेलल नहीं है यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहा है ना। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में भी इक्वल ही होता है, तो वो दोनों होगा नहीं। अगर पैरेलल नहीं है दैट मीन्स कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी ये नहीं होगा। इसमें आपको यूनिक सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 सॉल्व करना। यहाँ से जो आंसर है आई थिंक देख लेना, ये वाला शायद आंसर सही होगा। इसके बाद एज वाला एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को बना लेना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% क्वेश्चन जो है इस पेज से भी आपका जो है वो आने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में छप कर रहेंगे। इसके बाद आगे आते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। देखो इसमें भी जो फॉर्मूला है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला है b² - 4ac। फिर नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड आपको ये याद रख लेना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी जीरो की वैल्यू अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आए तो जो रूट्स होता है वो रियल और अनइक्वल होता है। अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाए तो रूट्स होता है रियल और इक्वल होता है, और डी की वैल्यू अगर जीरो से छोटी आ जाए मतलब नेगेटिव में आ जाए तो फिर जो रूट्स होता है वो रियल रूट्स नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी रूट्स होता है। और डी मतलब b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac अगर जीरो से बड़ा हो जाए तो रियल एंड अनइक्वल, अगर इक्वल हो जाए तो रूट्स आर इक्वल, अगर निगेटिव में आ जाए तो वो रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स होगा। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड का भी हम कई बार यूज़ करते हैं रूट्स निकालने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमसे रूट्स नहीं निकलता है, तो जब रूट्स नहीं निकलने लगे तो आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का भी यूज़ करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज़ करके रूट्स निकाल सकते हो। इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को हमने लिख दिया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की बारी आ गई। चलो यहाँ पर अब क्वेश्चन को देखते जाओ, कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। इसमें देखो कंडीशन दे दिया है कि जो रूट्स है वो इक्वल रूट्स है। अब इक्वल रूट्स के लिए मैंने अभी बताया कि b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा, यानी कि d इज इक्वल टू 0 होगा। डी का फॉर्मूला ये होता है। आप सिंपली यहाँ पे b और 4ac होगा ना, bac, इन तीनों की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दो, सॉल्व कर दो, जो भी होगा वो आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब आपका इतना जो है वो आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। इसमें b क्या है, ये है x का कोफिशिएंट, ये है b का वैल्यू। c क्या है, ये कांस्टेंट टर्म। और a क्या है, a है ये x² का कोफिशिएंट 1 + m²। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटीड है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा। और जो भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, यहीं से पूछा जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा, इसको जरूर कर लेना। फिर यहाँ पर बोला गया है कि ये दो इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स के लिए फिर वही कंडीशन है, मैंने कंडीशन आपको बता दिया, ये वाला लगा देना। फिर यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेना, सिंपल है। एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक पूछा जाएगा,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ही हम पता कर सकते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर डिग्री ज़्यादा आ गया, मतलब एक्स का पावर 3 कुछ भी आ जाए छोटा बड़ा एक्स से, तो एक्स का पावर 2 से, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसके बाद ये सब वर्ड प्रॉब्लम आपको कर लेना है, और मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि हर एक स्कूल में ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाएगा, चाहे तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो। 95% स्कूलों में ये क्वेश्चन आएगा, शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जो ये क्वेश्चन आपको ना दे। 95% चांस है कि ये जो है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल ही आपको नहीं छोड़नी है। इसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। एक अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला भी कर लेना। अगर बाई द वे 1-2% 5% हो सकता है चांस है कि नहीं आए, तो अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपका यहाँ से पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी के जो भी क्वेश्चन है इसको भी कर लेना, लेकिन इसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ने आए मैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, एक यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और फिर वही एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो ये इतना कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका अगला चैप्टर आ गया, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इसमें से सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो nth टर्म का फॉर्मूला है, जो कि है a + n-1 इंटू डी। इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एंड से या फिर लास्ट से कोई टर्म निकालो या nth टर्म निकालो, तो एंड से या लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला होता है l - n-1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है, पता होगा सम का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला होता है सम का, या तो ये करो या तो ये करो। ऐसे दोनों ही याद रखना, क्योंकि कभी भी लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं n/2 a + l का, ठीक है। और अगर आपसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर पूछ दिया जाए, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, बोला जाएगा कि इसका सम निकालो, तो हम इसके लिए n इंटू n+1/2 का फॉर्मूला का यूज करेंगे। या तो कभी कभी डायरेक्ट ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा, n नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, तो ये होता है n इंटू n+1/2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/2 n इंटू n+1, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला का डिस्कशन हो गया थोड़ा। इसके बाद क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला 100% लिख लो। 100% मैं आपको बोल रहा हूं, एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। हर एक स्कूल में ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। मैं 100% स्कूल का बात कर रहा हूं, हर एक स्कूल में, और 100% ये क्वेश्चन आपका आएगा। इसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। Sn का वैल्यू दिया हुआ रहता है, आपसे nth टर्म, या तो हो सकता है यहाँ पे आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ दिया जाए, या तो पूछ देगा कि 10th टर्म निकालो। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें Sn की वैल्यू दी हुई रहेगी, आपको nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो nth टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं Sn - Sn-1 का। इस फॉर्मूला से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन जो है दिया हुआ रहेगा आपका, 100% फिक्स है, ठीक है। इसके बाद बाकी यहाँ पर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ये वाले क्वेश्चन है, इसको करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है 98 टर्म, 24 टर्म से जो 98 है वो बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन को कर लेना। फिर यहाँ पे इसका सम निकालने के लिए बोला गया, इसको कर लेना, इसको करना, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि 301 इस एपी के टर्म, इसका एपी का टर्म का हुआ कि नहीं। अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इजी क्वेश्चन है, ये सब कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लास्ट से 10 टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा n/2 a + l, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद इसमें मिडिल टर्म निकालने के लिए बोला है, तो मिडिल टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2 th टर्म। पहले n निकाल लेंगे, फिर इतना th टर्म मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करके उतना टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। फिर 8 नंबर में आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको करना। ये जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, 100% फिक्स क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिस नहीं करना है। और यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप में भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्कूलों में फेवरेट है। तो ये वाला क्वेश्चन, लॉग्स वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
और ये वाला क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी 100% कन्फर्म है कि पूछा जाएगा। 90% स्कूलों में ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में एपी से रहता ही है, गारंटी है ये पेपर में आपका छपकर आने वाला है, इसको बिल्कुल ही नहीं छोड़नी है हमें। देन आगे आते हैं, तो एक तो ये लॉग्स वाला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये पोटैटो वाला फिर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसको भी मत छोड़ना, अच्छे से कर लेना, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्कूलों में आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से इसको कर लेना, इजी है, बना के देखना, आसान है, कर लोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया, इसको कर लेना। तो इतने क्वेश्चन कर लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा और कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये करना है वो करना है, और नहीं कुछ मत करो, बस जितना क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिए हैं ना, बस ये कर लो, इतने काफ़ी है। क्वेश्चन आपका पेपर में यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा, 100% गारंटीड है पेपर आपका यहाँ से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको अब एक एक करके बताता हूँ। देखो, ट्रायंगल में एक जो आपका ये जो थेल्स थ्योरम है, जिसको हम क्या बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये तो आप 100% रख लो, कन्फर्म्ड रख लो, ये पेपर में आएगा ही आएगा। भैया देखो, मैं आपको ना क्वेश्चन बता दे रहा हूँ भाई, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि ये आने वाला है। अब अगर कर लिए तो आपका नंबर अच्छा आएगा, नहीं किए तो फिर वही है कि देख कर भी वीडियो आपको फायदा होगा नहीं। तो क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये वाला आपका 100% आने वाला है। ये भी 95% स्कूलों में ये क्वेश्चन आपका रहेगा, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। या तो ये नहीं लिखा हुआ रहेगा तो ये लिखा हुआ रहेगा, इसी का ये स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ ये आएगा तो आपको स्टेटमेंट लिखने का ये जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये लिखा हुआ नहीं रहेगा तो पहले स्टेट बोला तो पहले स्टेटमेंट आपको ये वाला पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये वाला आपको याद भी करना है। इसके बाद इससे रिलेटेड, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में है, तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि आपके पेपर में, प्री बोर्ड के पेपर में भी आएगा। बहुत सारे स्कूलों में आता है सीबीएसई का सैम्पल पेपर से। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको कर लेना है। ठीक है, पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट मतलब सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्वेश्चन जो है ये इजीली बन जाएगा, आसान है, इजी है, आप करना, बन जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत होगा तो कमेंट करना, मैं आपको किसी वीडियो में आंसर्स उसका समझा दूंगा, अगर किसी क्वेश्चन के लिए बच्चों के ज़्यादा कमेंट्स आए तो। इसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका 100% कन्फर्म है, पूछा जाएगा। 95% स्कूलों में ये भी आएगा, गिने चुने ही कुछ ऐसे स्कूल हो सकते हैं जहाँ पे ना आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्कूल होगा जो कि ये क्वेश्चन आपको ना दे। हर एक स्कूल आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला है इस बार। ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन भी करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड ये वाला भी आपसे पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। ठीक है ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6, 7, 8 क्वेश्चन होंगे, लगभग ज़्यादा 10 क्वेश्चन होगा। इतने क्वेश्चन कर लोगे, ये सब सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, तो बस इतना ही आपका हो जाएगा तैयारी, और आप अपने पेपर में ट्रायंगल से इजीली जो है जितने भी मार्क्स का पूछा जाए आप कर लोगे। आउट क्वेश्चन इससे नहीं जाने वाला है, एक भी क्वेश्चन इसके आउट नहीं जाने वाला है। जितने भी अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए ट्रायंगल से, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आपके आने वाले हैं, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर सेक्शन फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अच्छा, अगर x एक्सिस पे लाइज करता है कोई पॉइंट तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है और उसका कोऑर्डिनेट बनता है x0, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाइज करता है तो x की वैल्यू 0 होती है और उसका कोऑर्डिनेट बनता है 0y। ये क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने लिख दिया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद एक मिड पॉइंट भी फॉर्मूला है, एक कॉलिनियर के लिए भी फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है।
इसके बाद यहाँ पर आपसे एक ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो इसको तो बिल्कुल ही आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है, इसको कर लेना है। परीक्षा में हाई चांसेस है सैंपल पेपर से आते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे यहाँ पर कॉलिनियर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन करके बताओ कि ये जो पॉइंट्स है ये कॉलिनियर है। अच्छा, कॉलिनियर है क्या, कैसे पता चलेगा? तो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा, पहले ए बी निकालो डिस्टेंस फार्मूला से, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो। अगर ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल हो जाएगा तो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर इसको कर लेना, ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है दिया गया है, ये भी सीबीएसई का सैंपल पेपर से क्वेश्चन जो है ये भी लिया गया था, ठीक है ना, इसको भी कर लेना। देन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, इसको कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रेशियो वाला भी क्वेश्चन 90% स्कूलों में आने वाला है। रेशियो निकालने के लिए रहता है, चाहे रेशियो तुम m/n मानो या फिर k/1 मानो, कुछ भी मान के आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। फिर ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन भी कई स्कूलों में पूछा जाता है, तो इसको करना। और यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो ये तो 100% आने वाला है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। जितना भी मैं 90% 100% बोल रहा हूँ उसको एकदम ही इग्नोर मत करना, वो क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा ही आएगा। इसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी किसी स्कूलों में ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। रेशियो वाला क्वेश्चन का एक और तरीका यहाँ पर भी है, ठीक है, एक और अलग तरीके से यहाँ पर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए दिया जा सकता है। और एक क्वेश्चन नंबर 11। तो इतने क्वेश्चन कर लो, मात्र 11 क्वेश्चन है। अब सोचो इतना बड़ा चैप्टर है, अगर ये 11 क्वेश्चन कर लेते हो और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 11 क्वेश्चन में 6 नंबर तो आपका ऐसे फ्री में देखा जाए तो आ जाएगा। तो ये 11 क्वेश्चन आपको अच्छे से जरूर कर लेना है, बिल्कुल भी आपको ये जो क्वेश्चन है ये छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये 11 क्वेश्चन आपके पेपर में छपकर आने वाले हैं, ये 100% फिक्स है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है ना जो कि हर एक स्टेप्स में इसमें फॉर्मूला यूज होता है। तो फॉर्मूला तो भाई रटना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का, टेन थीटा, इस सारा फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रखना ही है, क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ऐसे इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, जैसे साइन थीटा का और भी फॉर्मूला है P/H, ये सब भी, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है B/H। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब जो फॉर्मूला था इजी था, इस वजह से इसको नहीं लिखा हुआ है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, इस टेबल को तो रट लो, क्योंकि क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है। अब जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन अलग रहे, लेकिन वैल्यूज तो पुट करना रहेगा ना, वैल्यू पुट करके सॉल्व ही तो करना है। तो जब तक कि आपको फॉर्मूला मतलब वैल्यूज याद नहीं रहेगा कि साइन 30 का, साइन 20 सॉरी साइन 45 का, या टेन 30 का, टेन 45 का क्या होता है, तो कैसे वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, मतलब वैल्यू याद नहीं रहेगा। तो ये इन वैल्यूज को ना रट लेना है, ठीक है ना, अच्छे से। अगर रटना नहीं है तो तरीका भी है कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं, तो समझ लेना, ठीक है। तरीका नहीं पता होगा याद करने का तो कमेंट करना, मैं किसी वीडियो में समझा दूंगा, हालांकि मैंने शॉर्ट्स में इसको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में। तो यार ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 99% स्कूलों में ये भी क्वेश्चन आने वाला है। मैं अभी बता दे रही हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में छपकर आने वाला है, तो इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है। आगे और भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है, आगे मैं और भी आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज के क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहले आगे यहाँ पर देख लो आइडेंटिटीज के, और ये जो क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए इसको कर लेना। हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं आए, मिस हो जाए किसी तरह से, तो ये आएगा, या तो ये पूछा जाएगा, या तो ये आएगा। इनमें से एक क्वेश्चन गारंटी है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में रहेगा, उधर से तो रहेगा एक क्वेश्चन फिर आपका इधर से रहेगा, ठीक है। तो इसको भी कर लेना, ये भी आपका 100% फिक्स है, पूछा जाने वाला है।
और मल्टीपल चॉइस में ये वाला क्वेश्चन भी 100% आपका आएगा, क्योंकि ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आपका 100% आने वाला है। ये भी आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का, तो ये भी आपका पेपर में आने वाला है। तो ये सब नहीं छोड़ना है। ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आपको नहीं छोड़ना है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आपका आएगा, इसको कर लेना। एंड फिर ये क्वेश्चन अगर मिस हो जाए आइडेंटिटी से, उधर से 2-3 क्वेश्चन जो मैंने कर दिए हैं उधर से मिस हो जाए तो ये वाला आएगा। तो इतने क्वेश्चन कर लेना है आपको, इतने क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। एक भी क्वेश्चन अगर आप इनमें से छोड़ा, जितना भी मैंने अभी क्वेश्चन बताया यहाँ पर और यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आपने इनमें से छोड़ा, समझ लेना आपका उतने मार्क्स का नंबर छूट जाएगा जितने मार्क्स में आपके क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो छोड़ना आपको नहीं एक भी क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखो, इसमें से ना हाई चांसेस है, 99% चांस है इसका जो क्वेश्चन है ना ये वर्ड प्रॉब्लम में ही, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में तो रहेगा ही रहेगा, मतलब केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। 99% चांस है इसका क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका केस स्टडी बेस्ड में रहेगा। फिर भी मैं एनसीईआरटी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक के अलावे भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसको देख लेना, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिस होता है तो यहाँ से ये आ जाएगा, वरना केस स्टडी बेस्ड में आपसे ये वाला क्वेश्चन आने वाला पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला केस स्टडी बेस्ड का ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ 100% कन्फर्म आ रहा है, पेपर में ये छप कर आ रहा है, देख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का ये वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ठीक है ना, और इसको कर लेना, दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये भी चांस है, ये भी 90% चांस है स्कूल में पूछा जाएगा। अगर केस स्टडी बेस्ड मिस होता है तो ये वाला क्वेश्चन या इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अगर केस स्टडी मिस नहीं होता है तो फिर वही आ जाएगा, बट हाई चांसेस है केस स्टडी बेस्ड का ये क्वेश्चन ही आ जाएगा। समझ में आया। अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल्स। अब सर्कल में भैया 2 थ्योरम है, ये 2 थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड थ्योरम नंबर 2, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। और इन दोनों ही थ्योरम का जो प्रूफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिख दिया है ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमने समझा दिया है, इसको अच्छे से समझ लेना। मैं अभी बता दे रहा हूँ 100% फिक्स है, ये फिक्स है, पेपर में छपेगा, ठीक है। लिख दे रहा हूँ छपेगा पेपर में, ये छपेगा पेपर में, गारंटी है पेपर में ये छपकर आने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब इन अ सर्कल। अब यहाँ पर है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्कल हो तो ये वाला रूल याद रख लेना कि इसका जो अपोजिट साइड्स होता है, जैसे ए बी का अपोजिट साइड सी डी और ए डी का अपोजिट साइड बी सी, तो अपोजिट साइड्स का जो सम होता है, जैसे इन दोनों का सम कर दिए तो ए बी प्लस सी डी आया, और इन दोनों का सम कर दिए तो ए डी प्लस बी सी आया, ये दोनों इक्वल हो जाता है इनका सम। और एक तो ये पहला हो गया, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है, 100% आने वाला है क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको याद रखना है, ठीक है ना। सर्कमस्क्राइब का ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। दूसरा कि वही अगर सर्कमस्क्राइब ही रहे तो क्या होगा कि एंगल AOB और COD इक्वल टू होगा 180 डिग्री। मतलब ये जो यहाँ पर एक ट्रायंगल अगर हम बना ले AOB और COD, ये अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना ले तो ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, या फिर ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आया ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर देख लो एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, बना के देख लेना, आपसे बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सर्कल से और कौन से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से देख लो, जैसे आपसे ये वाला क्वेश्चन एक पूछा जाएगा,
आपसे यहाँ से ये वाला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी 100% रख लो, ये भी पेपर में आपका छपकर आने वाला है। ये भी 90% ये भी चांस है कि आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आएगा, दोनों आएगा, ऐसा नहीं कि एक आएगा एक नहीं आएगा, दोनों आएगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन ऊपर मैंने ये जो आपको दिखाया था ये मल्टीपल चॉइस में आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये सब अच्छे से कर लेना, हालांकि यहाँ पर प्रिंटिंग जो है सही तरीके से नहीं करी गई है, तो देख लेना एनसीईआरटी में थोड़ा क्वेश्चन मिला लेना और अपना बुक से ये वाला क्वेश्चन जो है मिला लेना, ठीक है। ये वाला फिगर देख लेना, इसको कर लेना, समझ में आया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर और पूछा गया है, इसको कर लेना, ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो ये भी हाई चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा। एंड ये वाला एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, ये भी क्वेश्चन आने का हाई चांस है, समझ में आ गया। और भी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर भी आपसे एक क्वेश्चन नंबर 7 दिया, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी सर्कमस्क्राइब वाला ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है जो पीछे मैंने अभी बताया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। तो बस ये 8 क्वेश्चन है। सर्किल ऐसे तो है थोड़ा सा बड़ा ही चैप्टर, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, केवल 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 8 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाएगा, पक्का आएगा, 100% आने वाला है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़नी है। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 11 जो है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, इसके क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। ये चैप्टर भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिना फॉर्मूला लगे हुए बनेगा। सबसे पहले लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है, यानी लेंथ ऑफ एन आर्क, यहाँ तक इसको समझो, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका जो फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr² होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का दो फॉर्मूला होता है, ऐसे तो ये एक फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। साथ ही साथ अगर कभी आर्क लेंथ दिया हुआ हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 r इंटू एल भी होता है। अगर ये आर्क लेंथ दिया हुआ हो तो, अगर आर्क लेंथ दिया हुआ हो तो, जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर आर्क लेंथ दे रखा है और रेडियस दे रखा है, तो आपसे अगर यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है तो डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूला का यूज करोगे एरिया ऑफ सेक्टर का, आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिख लेना इसको। बाकी ये तो जितना भी बताया हमने ये माइनर वाला है, अगर मेजर निकालना रहेगा, एरिया निकालना रहेगा तो πr² में से एरिया ऑफ सेक्टर घटा देना, माइनर सेक्टर मतलब, ठीक है। πr² माइनस 360 डिग्री मल्टीप्लाई πr², समझ में आया ना। और अगर इसी प्रकार से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना होगा तो यहाँ पर भी πr² घटा देना। और अगर आर्क लेंथ निकालना होगा, ये माइनर का है, मेजर निकालना होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क जो बोला जा रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क, मेजर आर्क का लेंथ ऑफ मेजर आर्क वो निकालने के बोला जाए तो इसमें 2πr से घटा देना, 2πr माइनस θ/360 मल्टीप्लाई 2πr, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, एक क्वेश्चन भी यहाँ पर करवा दिए हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, ठीक है। ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना, ये भी पेपर में आपका आने का हाई चांसेस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाना इजी है, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा बट हार्ड नहीं है। यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालोगे ना, 1 2 3 4 5 6 जितना भी होगा देख लेना, ठीक है। उतना सेगमेंट निकाल के बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा, और माइनर ही निकालना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हॉर्स वाला ये क्वेश्चन रहता है ग्रेजिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको कर लेना, ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और ये भी 100% कन्फर्म्ड है कि पेपर में आपका आने वाला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है ये एक केस स्टडी बेस्ड में दिया गया है। अगर इस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेना, केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशंस में आएंगे। अब आगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये आगे मैं बताऊं, इसके पहले इस चैप्टर से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको उन पहले सभी फॉर्मूला को याद रखना है, क्योंकि ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो याद रख लेना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपका क्वेश्चन में यूज होने वाला है। जो क्वेश्चन में यूज नहीं होगा वो फॉर्मूला यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। जैसे स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं आने वाला है,
ऐसे ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं है बट परीक्षा में नहीं आएगा। आएगा आपका या तो हेमिस्फीयर से आएगा, या तो सिलेंडर से आएगा, क्यूबाइड से आएगा, कोन से आएगा, क्यूब से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ऐसे तो 1/2 × 4πr² से हम काटेंगे तो होता है 2πr²। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। ऐसे इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr × r+h, ये भी होता है। बट टोटल मैंने इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। कर्व सरफेस एरिया ही फॉर्मूला जो है आपको वहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है लगाना होगा। टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाना है, ठीक है ना। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका फॉर्मूला था वॉल्यूम सिलेंडर का πr²h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला था 2l + b × h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला 2lb + bh + hL, और इसका वॉल्यूम होता है l × b × h। कोन की अगर हम बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है πrl, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ क्यूबाइड हमने लिख दिया है, कोन लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया, कोन कर देना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्यूबाइड हो गया है, क्यूबाइड हटा देना, ठीक है, यहाँ पर क्यूब कर लेना, क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब कर लेना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 4a² यानी 4 साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6a² यानी 6 साइड का स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड का क्यूब यानी ए का क्यूब, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला को याद आपको करना है, ओके। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चंस पे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको करना है। देखो क्वेश्चन आपको देखने में लगेगा हार्ड, बट हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, वॉल्यूम हार्ड नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो कमेंट करना, आगे मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको भी कर लेना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है अगर आएगा या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या तो 2 मार्क्स में आएगा, लॉन्ग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है इसको भी मिस मत करना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने का हाई चांस है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ना, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। और ये भैया गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, ये स्कूल वालों का फेवरेट है, तो ये तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। 99% स्कूलों में ये क्वेश्चन आता है, प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही है, भले ही बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन प्री बोर्ड में हर साल पूछ दिया जाता है। स्कूल वालों का ना ये क्वेश्चन फेवरेट हो गया है। एक्चुअली क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये जो गुलाब जामुन है अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इजी है। ये जो गुलाब जामुन है इसका दोनों एंड हेमिस्फेयर के शेप में है, ठीक है, और इसका जो एक एंड है वो इस तरह से सिलेंडर के शेप में है। तो हमें करना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है, और ये दोनों एंड में है तो दो को हेमिस्फेयर से मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। फिर सबको जोड़ देना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बट कैलकुलेशन ना, इसका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, वॉल्यूम निकालने के बाद उसका 30% निकालोगे आंसर आ जाएगा। बट दिक्कत क्या है, इसका कैलकुलेशन हार्ड है। भाई क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, अगर बाय द वे क्वेश्चन मिस हो जाए तो कोई तो क्वेश्चन होगा ना जो कि आएगा, तो वो ये अगर मिस हो जाए तो ये आएगा। पहला प्रायोरिटी है इस क्वेश्चन को कर लेना, एकदम रट लेना, अच्छे से समझ लेना, कैलकुलेशन भी इनफैक्ट याद कर लो कि कहाँ पे क्या आता है, क्योंकि आएगा ही आएगा। और अगर ये क्वेश्चन मिस होता आता है तो फिर ये सब में से आएंगे, ये सब में से आएंगे, या फिर ऊपर में मैंने जो क्वेश्चन आपको दिखाया, ठीक है, इन सब में से आएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन नंबर 7, इसको तो करना ही करना है। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये जो 8 है इसको कर लेना, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है। ये ना सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, तो इसको नहीं छोड़ना, ठीक है, इसको कर लेना। ये भी 100% उम्मीद है कि आ जाए। अगर किसी किसी स्कूल में सैम्पल पेपर फॉलो होगा तो यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नहीं होगा तो फिर गुलाब जामुन के क्वेश्चन के लिए रेडी रहो।
और फिर यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरह से पूछा जाएगा, इनको बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे अगला चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में आएगा क्या, इसमें क्या है, एक मीन है, मोड है, मीडियन है, बस यही है ना, मीन मोड मीडियन। अब इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में बनता है, 100% आएगा। ठीक है, इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी बोला जाता है, तो इसको रट लो। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, रट लो, रटा हुआ होना चाहिए, पेपर में आएगा। ठीक है, इसके बाद मीन मोड मीडियन निकालने के लिए भी सीख लेना है। अभी हालांकि मैं आपको इसका तरीका भी बता दूंगा कि कैसे हम लोग मीन मोड मीडियन निकालेंगे, टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, सबका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सारा मैं एक एक करके आपको समझा भी दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन कैसा रहने वाला है, क्वेश्चन आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे खाली रहेगा, पी क्यू डाल देगा फ्रीक्वेंसी में, या फिर एक्स वाई डाल देगा, ए बी डाल देगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। मॉडल क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। मॉडल क्लास क्या होता है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो। मीडियन क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्वेश्चन खास करके पूछा जाता है कि मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा या अपर लिमिट क्या होगा। तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा लोअर लिमिट होगा, बड़ा वाला वैल्यू अपर लिमिट होगा। इसके बाद ये देख लो, ये मीन का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड के लिए, एज्यूम मीन मेथड के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। हालांकि स्टेप डेविएशन मेथड भी आपको पढ़ना है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, इसका भी फॉर्मूला है, आगे आपको मिल जाएगा। ऐसे फॉर्मूला यहाँ पर मैं बता दूँ तो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई एच। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड से भी रिलेटेड मीन आपसे पूछा जा सकता है, बट मेरा मानना है कि इन तीनों में से कोई भी एक भी मेथड सीखोगे ना तो काम चल जाएगा। इसके बाद मोड और मीडियन से रिलेटेड रहेगा। अब ये एल क्या है, F1 F0 SEF F(n)/2 ये सब क्या है, ये सब आगे मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे देखो क्वेश्चन कैसा रहने वाला है, अगर पूछ दे मीन निकालो, अब कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसे तो क्वेश्चन में आगे आपको दूंगा कौन कौन से आएगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आएगा, मीन निकालने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ रहेगा क्या, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, दो चीज़ दिया हुआ रहेगा। क्लास मार्क ही आपको खुद से निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क को हम XI से डिनोट करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देना है 10 + 25 और इसको 2 से डिवाइड कर लेना है, जो भी आएगा जोड़ने के बाद, जैसे 25 आया, ठीक है सॉरी 35 आया बाई 2 आया, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको बार बार ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है वो पहले निकाल लो। जैसे 25 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 25 में 10 घटाएंगे तो 15 होगा। अब 15 करके जोड़ते जाओ, तो ये आपका अगला क्लास इंटरवल निकल जाएगा। इसमें 15 जोड़ोगे तो इसका सॉरी क्लास मार्क निकल जाएगा, फिर इसमें 15 जोड़ोगे तो अगला क्लास मार्क निकल जाएगा, इस तरह से निकाल सकते हो। फिर इसके बाद FI XI निकालना, मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे करके फिर इन सबको जोड़ेंगे, सिग्मा FI का वैल्यू होगा, सिग्मा FI XI का वैल्यू होगा, सबको जोड़ने के बाद। और मीन का डायरेक्ट मेथड के लिए ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, इसको काट दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं, जो कि सबसे ईजी है ये। ठीक है, इसके बाद एज्यूम मीन मेथड से निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है DI। क्लास मार्क वैसे ही निकलेगा, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हमें निकालना पड़ता है DI। अब इसमें FI XI नहीं निकालना है, इसमें DI निकालना है। DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। अब A क्या होता है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, इस क्लास मार्क में किसी को हम एज्यूम करते हैं, A मानते हैं। आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन इसमें जो है मिडिल में, जो सबसे मोस्ट मिडिल में आपको नजर आएगा, जैसे ये वाला यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसको मान लिए। बट ऐसा नहीं कि इसको मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, या इसको मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, किसी को भी आप मान सकते हो। जैसे यहाँ पर इसको माना हुआ, ऐसे कोशिश करना हमेशा जो मिडिल में आएगा। ठीक है ना, अगर मिडिल में आएगा जो उसी को लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। इसके बाद बस XI का जो भी वैल्यू है, XI का जो भी वैल्यू है, इसको A का जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिया, इसको घटाते जाओ, और फिर XI DI दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, सॉरी FI DI इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, फिर इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, इन सब को ऐड कर दो, इसमें सिग्मा FI DI का वैल्यू निकल जाएगा।
इन दोनों को सबको ऐड करो, एफ आई का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब सिग्मा एफ आई का। और फिर ये डायरेक्ट सॉरी एज्यूम मीन मेथड के लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, इस फॉर्मूला का यूज़ करो, ये जो वैल्यू आया यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एज्यूम मीन मेथड के लिए मीन निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए भी हमें डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई निकालने के बाद हमें इसमें यू आई भी निकालना है, और यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। एच क्या होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, एक्स आई माइनस ए कर लो, फिर इसका डिफरेंस से डिवाइड करो, जो आएगा यहाँ पर लिख देना। ठीक है ना, फिर यहाँ पर एफ आई यू आई ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, ये वाला यहाँ पे लिखोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ से सिग्मा एफ आई यू आई निकालोगे, मतलब सबको जोड़ के यहाँ पर निकाल लो ना, इनको जोड़ के यहाँ पर निकालना, ये सिग्मा एफ आई का वैल्यू हो गया। और स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, ये मैंने शुरू में भी लिख दिया था। बस सारे वैल्यू को पुट कर दो यहाँ से और सॉल्व कर दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मीन, मोड और मीडियन हम कैसे निकालते हैं। चाहे अब कोई भी क्वेश्चन हो वो आप निकाल सकते हो। अगर अब हम मोड की बात करें, भैया मोड कैसे निकालेंगे, तो मोड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। कोई क्या करता है कि एफ वन के जगह पे एफ के का भी यूज़ करता है, या फिर एफ जीरो के लिए एफ के माइनस वन का यूज़ करता है, और एफ टू के लिए एफ के प्लस टू का यूज़ करता है। तो आपकी मर्जी है, आप एफ वन जीरो मानो या एफ के मानो या के प्लस वन मानो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो एल है, ये एल क्या है, ये जो एल है ये है लोअर लिमिट। अब हमें लोअर लिमिट निकालने के लिए पहले मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। भैया मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, जैसे ये सबसे बड़ा है ना, तो ये वाला होता है मॉडल क्लास। ठीक है, ये होता है मॉडल क्लास। और इसमें ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट को बोलते हैं एल। तो इसीलिए यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है। F1 क्या होता है और F0 क्या होता है, F2 क्या होता है। तो ये जो 8 हो गया, ये जो 8 है, ये 8 होता है F1। इसके पहले वाला ये जो 7 है ये होगा F0, और ये जो 2 है ये होगा F2। F0 F1 F2, मतलब ये F1 फिर इधर 0 इधर 2। जो मॉडल क्लास आएगा उसको F1 मानना, फिर इधर उधर एक इधर 0 कर देना, क्योंकि 1 के पहले 0 होगा और 1 के बाद 2 होगा। और एच क्या है, इसका डिफरेंस, 3 में 1 घटाओ तो 2 होगा। बाकी यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हमने बता दिया है, सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर दो, हो गया मोड। तो मोड का बस फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए। या मीडियन, अब मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है ये वाला। अब इसमें भी हमें एल चाहिए, यानी कि इसमें भी हमें पहले जो मीडियन क्लास होगा वो निकालना पड़ेगा। हमने मोड के लिए मॉडल क्लास निकाला, तो मीडियन के लिए मीडियन क्लास निकालेंगे। अब भैया मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा, तो देखो मीडियन क्लास निकालने के लिए ना पहले तुम्हें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको बस ये क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा और बस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, तो जितना भी इसका फ्रीक्वेंसी होगा सबको पहले जोड़ लेना। इन सबको जोड़ोगे तो अच्छा पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो ये यहाँ पर 4 है, 4 लिख देंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 और 4 11, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8 1 9 और 1 1 तो 29 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो ये जो 51 होगा ना, ये टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू होगा। इसके बाद इसका 2 कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमें मीडियन क्लास निकालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी मेरा यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का टोटल सम था, इन सब को जोड़ने के बाद 51 ही आएगा। इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो 25.5 लगभग आएगा। अब हम देखेंगे कि किस नंबर के बाद, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेक करना कि फ्रीक्वेंसी में किस नंबर के बाद जो ये है 25.5 आ रहा है, किस नंबर के बाद आ रहा है। ठीक है, किस नंबर के बाद आ रहा है, 25.5 18 के बाद आ रहा है।
तो ये जो होगा ना, ये इसका मीडियन क्लास होगा। ये इसका क्या होगा? मीडियन क्लास होगा। समझ में आया ना? और ये जो इसके बाद यहाँ पर ये जो एल है, लोअर लिमिट ये कितना हो गया? 145। देखो एल के जगह पे 145 हुआ। n/2 ऑलरेडी हम निकाल चुके थे 25.5। सी एफ क्या होता है? तो इसके पहले वाला जो टर्म होता है ये होगा सी एफ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर सी एफ 11। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ पर कितना है? 18। और एच क्या होता है? इनका डिफरेंस। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा? 140 में 145, दोनों का डिफरेंस 5 है। बस सॉल्व कर दो, जो आएगा वो आंसर हो गया। तो इस तरह से हम मीन, मोड, मीडियन फाइंड करते हैं। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा आएगा, मीडियन से रिलेटेड। यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, फिर आगे और भी क्वेश्चन देख लो। जैसे यहाँ पर आपसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल है रेगुलर नहीं है। इसको आपको पहले रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर करने के लिए इसमें क्या करते हैं, 0.5 इसमें हम घटा देते हैं और इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, हर एक में। तो इस तरह से हम पहले क्लास इंटरवल को, इरेगुलर को पहले रेगुलर कर लेंगे, बाकी जैसा जो तरीका है मीडियन निकालने का वैसे निकाल लेंगे, हो जाएगा। इसके बाद इसमें मोड निकालना है, बट इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, मतलब मोड दिया गया है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आते हैं और ये सैम्पल पेपर में दिया गया है, तो इसको तो जरूर ही कर लेना अच्छे से, 100% आने वाला है। ठीक है, चलो एक लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कैसे रहेंगे पहले वो समझ लो। या तो प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन रहेगा, या तो डाइस थ्रोन से क्वेश्चन रहेगा। जो डाइस थ्रोन होगा वो हो सकता है कि 1 या 2 बार हो जाए, दोनों से रिलेटेड रह सकता है। इसका जो पॉसिबल आउटकम्स होगा, इसमें एक बार के लिए टोटल 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, और 2 बार के लिए टोटल 36 निकलता है। ठीक है, उसको कर लेना कौन कौन सा होगा वो। इसके बाद कॉइन टॉस से रिलेटेड रह सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितना बार वो टॉस करा जा सकता है। या तो किसी बैग में कितने बॉल्स हैं या कितने मार्बल्स हैं, कौन सा कलर का बॉल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। बस इन्हीं तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कुछ फॉर्मूला, जैसे प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, P0E का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ P होगा। ठीक है, 1 - P, या फिर P का फॉर्मूला हो जाएगा 1 - P0E। और प्रोबेबिलिटी जो होता है वो याद रख लेना, प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी जो है 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा, 1 हो सकता है। मतलब 0 और 1 इसके बीच में रहेगा, या तो 0 और 1 होगा। 0 से छोटा और 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, बस इस बात का याद रखना। अच्छा, प्लेइंग कार्ड्स में याद रखना, ये तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसी से क्वेश्चन आता है, VBI है। देखो प्लेइंग कार्ड टोटल 52 रहता है, जिसमें से 26 रेड कार्ड रहता है, 26 ब्लैक कार्ड रहता है। अब इस 26 रेड कार्ड में से देख, ऐसे तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, हार्ट जो होता है वो टोटल 13 रहता है, डायमंड 13 रहता है, क्लब 13 और स्पेड 13। कैसा कैसा शेप रहता है यहाँ पर आप देख सकते हो, स्पेड का शेप, हार्ट का, डायमंड का, क्लब का। और फेस कार्ड टोटल 12 होता है। कौन कौन सा फेस कार्ड होता है? एक किंग वाला होता है, क्वीन वाला होता है और जैक वाला होता है। इसमें से भी दो रेड होगा, 2 ब्लैक होगा, 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। ठीक है, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो क्वेश्चन जो रहता है ना, फेस कार्ड से रिलेटेड पूछा जाता है, खास करके फेस कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से आएंगे। जैसे आपसे अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। इसमें से प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं हो सकता? ये नहीं होगा भाई, निगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। ये होगा, ये भी होगा, क्योंकि 15/100 हो जाएगा, परसेंटेज टूटेगा तो। ये भी होगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी यही है आपका, निगेटिव में नहीं होगा। ये आंसर सही, ये आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। फिर यहाँ पर डाइस थ्रोन वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको कर लेना। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें डाई है, एक ही बार थ्रोन करा गया है, तो आपसे हो सकता है 2 बार वाला भी पूछ दे। ठीक है, बट यहाँ पर एक ही बार वाला दिया है। फिर यहाँ पर कार्ड वाला क्वेश्चन जो है इसको दिया गया, इसको एक बार कर लेना, ये भी एग्जामिनेशन में आता है। यहाँ पर भी कार्ड वाला क्वेश्चन है। डाई वाला देखो यहाँ पर जो है ट्वाइस, 2 बार जो है यहाँ पर फेंका गया। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 निकलेगा, कौन कौन सा निकलेगा, ये सब कर लेना।
क्योंकि एग्जामिनेशन में आएगा। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ये तो जरूरी कर लेना, 100% पेपर में आने वाला है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये सब सारे क्वेश्चन करने हैं। लीप ईयर वाला क्वेश्चन कर लेना फिर, ठीक है। लीप ईयर वाले क्वेश्चंस को समझ लेना। और अगर यहाँ तक में कहीं पर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा कैसे उस क्वेश्चन को बनाते हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि इसका जो भी PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा, जाके आप देख सकते हो, ठीक है, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी वहाँ पे मैं दे दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू।